हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, क्लास 10th का मैथ में आप सभी को सीक्वेंस बात करा रहा हूं और एक्सरसाइज 5.3 का हम क्वेश्चन नंबर कर चुके थे 11 तक, यानी 5.3 के क्वेश्चन नंबर हम 11 तक कर चुके थे। इस वाले क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। आज हम देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। कितना सिंपल और कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक आपको लेने हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। फोड़ेंगे क्वेश्चन को स्टूडेंट। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ भी लिख लिया है ये। तो क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ओके, तो करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, 6 से विभाज्य होने वाली संख्या लिखेंगे। कितने पदों तक? 40 धन पूर्णांक लेने, यानी कि 40 पदों तक। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल में सबसे पहले करेंगे हल, और हल में लिखेंगे 40 से विभाज्य होने वाले धन पूर्णांक कौन कौन से हैं। तो 40 से विभाज्य होने वाले धन पूर्णांक हैं, सॉरी 6 से विभाज्य होने वाले धन पूर्णांक क्या है। 6 से विभाजित तो पूछा, यानी कि 6 से विभाज्य होने वाली संख्या लिखेंगे। 6 से विभाज्य होने वाली संख्या। 6 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या क्या हो सकती है? 6, 12, 18 और 24। ऐसे ही डॉट 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 करके कितने पदों तक चलना है हमें? 40 पदों तक जाना है। कितने पदों तक? 40 पदों तक। ठीक है, 40 पदों तक जाना है। इसका अगर हम प्रथम पद देखें तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? जिसका प्रथम पद क्या है? जिसका प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा? 6। प्रथम पद a बराबर 6 और सार्वंतर कर निकाले हैं। सार्वंतर अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? और दूसरा पद माइनस पहला पद, सार्वंतर d बराबर दूसरा पद कितना है? 12 और माइनस के 6 बराबर 6। यानी कि इसका d की वैल्यू भी 6 है, a की वैल्यू भी 6 है और d की वैल्यू भी 6 है। ठीक है, सॉरी 6। ओके स्टूडेंट, a की वैल्यू क्या है? 6 है और d की वैल्यू भी 6 आ रही है। कोई दिक्कत? अब क्या करना है हमें? 40 पदों तक जाना है। 40 पदों तक का ही तो योग ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर क्या है? n की जो वैल्यू है n बराबर है 40। ठीक है, यानी n का मान आपको कितना लेना है? 40 n का वैल्यू। तो ऐसे n कर लो 40 पदों का योग, यानी कि 40 पदों तक अगर जाएंगे तो यहाँ क्या होगा? n/2। n कितना है? 40, यानी कि 40/2। ठीक है, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है? 40 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू क्या है? 6। ठीक है, इस प्रकार इसको करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? कितनी बार जाएगा? 20 और यहाँ बचेगा आपका 6 दूना 12 प्लस यहाँ कितना बचेगा? 39 और इंटू में क्या है? 6। ठीक है, तो 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 20 12 प्लस के 9 54 का 4 हासिल 5, 9 54 का 4 हासिल 5 और यहाँ इसको करेंगे 6 या 18 और 5 23, यानी कितना हो जाएगा? 234। तो 12 प्लस के 234 कि 20 इंटू में ये कितना हो जाएगा? 6, 4 और 2, यानी कि 246 इंटू 20 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4920। ये हो जाएगा इसका योग। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है?
तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13 ये है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि 8 के आपको क्या है 15 बार लेने हैं, 8 के प्रथम 15 गुणज और उनका आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग तो करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर क्या है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो 8 के प्रथम 15 गुणज क्या क्या होंगे? तो यहां अगर आप निकालोगे 8 के गुणज, तो 15 तक कितने होंगे? 8, 16, 8 दूना 16, 24, 32, इसी प्रकार 40, डॉट 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 करके कितने तक जाना है आपको? 15 पदों तक, 15 पदों तक। ठीक है, कहाँ तक जाना है आपको? 15 पदों तक। तो 15 पदों तक अगर आप जाओगे तो यहां से अगर मान निकालोगे तो a बराबर जिसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, जिसका प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा 8, और सार्वंतर निकालोगे d, अंतर d निकालोगे तो 16 माइनस के 8 बराबर क्या आएगा 8। यानी d की वैल्यू भी आपको, a की वैल्यू क्या है 8 है, और d की वैल्यू भी अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगी 8। तो 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो लगाएंगे अपना फॉर्मूला, Sn बराबर, योग ही तो ज्ञात करना है, तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है अपना, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d कोष्टक बंद। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ अगर हम इसको करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ ये s ऐसा बन, s कितना लगाना है 15 तक, तो s 15 बराबर n/2, n कितना है 15 बट्टे 2, यानी कि 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 इंटू बाई d, और d बराबर कितना है 8। ठीक है, ये हो गया बंद। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से 15 बट्टे 2 कितना, 8 दूना 16 प्लस 14 इंटू में 8। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 15 बट्टे 2 इंटू के 16, और यहाँ 8 चौक 32 का प्लस के 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, और 8 एकम 8, 8 और 3 11 है। ठीक है, 14 8 112 है, यानी 112 हो जाएगा। इसमें अगर 16 आप जोड़ोगे तो 15 बट्टे 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 8, 2 और 1 यानी 128। ठीक है, 16 अगर आप और जोड़ोगे तो 128, तो 2 से ये कितनी बार जाएगा 6 4 यानी 64 बार। तो कर देंगे यहाँ 15 इंटू 64, कर देंगे यहाँ 15 इंटू 64, 15 इंटू 64, और 15 इंटू 64 करोगे तो कितने जाएगा 960। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है 0 और 50 के बीच की, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। ओहो, विषम संख्या
का योग। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या क्या क्या हो सकती हैं, लिखेंगे हल में। जीरो और 50 के बीच की 0-50 के बीच की विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या क्या हो सकती है 0 और 50 के बीच की। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या अगर देखें, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 यानी 1, 3, 5, 7, ऐसे डॉट 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 करके कितने तक पहुंचना है हमें, 50 के बीच में जाएंगे तो 49 तक पहुंचेंगे। 0-50 के बीच में क्या है 49 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर जिसमें लिखेंगे हम, तो जिसका प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा 1, और निकालें सार्वंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। यानी a की वैल्यू क्या है 1 है और d की वैल्यू क्या है 2 है। यहाँ लिख देंगे a बराबर 2 और यहाँ करेंगे d बराबर भी 2। ठीक है, a बराबर 2 और d बराबर a बराबर 1। ओहो बाय मिस्टेक स्टूडेंट, a बराबर क्या हो जाएगा 1 और d बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, a बराबर 1 d बराबर 2। अब an कितने तक पहुंचा है, an की वैल्यू क्या है 49। ये क्या है an बराबर क्या है 49 दिया है आपको। ठीक है, निकालना क्या है, तो an बराबर ये दिया है, तो हमारा सूत्र क्या होता है an बराबर होता है a + n - 1 × d। ये सूत्र होता है। और an की वैल्यू हमें दी कितनी है 49 बराबर a की वैल्यू क्या है 1 + n - 1 × d। n तो निकालना ही है हमें। ठीक है, तो n - 1 × d, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 49 बराबर 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा ये 2n - 2। ठीक है, तो यहाँ 2n - 2, तो यहाँ करेंगे तो यहाँ से जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा, यानी कि 2n - 1 बराबर 49। ठीक है, 2n - 1 बराबर 49, तो यहाँ से अगर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा 2n - 1 बराबर 49। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे n की 2n की, तो 2n की वैल्यू चलो यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2n बराबर क्या हो जाएगा, इस 1 को अगर इधर लेके जाएंगे तो 49 और माइनस का बना इधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, यानी कि 2n बराबर 50। और n की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो 50/2 यानी कि 25। तो n की वैल्यू क्या है 25। ठीक है, तो n बराबर कितना निकाला है हमने 25। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अब 0 से 50 तक विषम संख्याओं के पदों की संख्या कितनी है 25। यानी कि पद कितने हैं 0 से लेकर 50 तक के विषम पद कितने हैं 25 पद निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अतः 25 पदों का योगफल। ठीक है, करेंगे यहाँ n बराबर कितना निकाल लिया हमने 25। n बराबर कितना निकाला है 25, और a की वैल्यू क्या है 1 और d की वैल्यू क्या है 2, और an की वैल्यू हमने कितनी उसमें थी 49। ठीक है, ये आपको दे रखा था। ठीक है, तो अब क्या करना है 25 पदों तक का योग ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि n विषम संख्या का योग ही तो पूछा है, तो विषम संख्या तो निकाल ली हमने 25। अब क्या करेंगे, इनका योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इनका योग ज्ञात करेंगे, अब इनका योग ज्ञात करेंगे। तो योग क्या होता है Sn बराबर, योग का फॉर्मूला Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 और इनटू में d कोष्टक बंद। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ Sn की वैल्यू कितना है, Sn तो आपको निकालना है, यानी कि S 40 तक की तो जाना है, बराबर n की वैल्यू क्या है 40/2
यहाँ से 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 40 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है 2। कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक किसी को स्टूडेंट दिक्कत नहीं होगी। तो कितनी बार जाएगा 20 बार, तो 20 हो गया। ओहो सॉरी स्टूडेंट, हम दूसरे क्वेश्चन में खो गए। यहाँ देखो n की वैल्यू क्या है 25। ओहो पिछले वाले क्वेश्चन की याद आ गया। तो यहाँ कितना है n बराबर 25 लेना है, n बराबर 25। n की वैल्यू क्योंकि 25 n पदों की संख्या 25 ही तो है, विषम पद कितने हैं इसमें 25, और इनका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 तक पहुँचना है स्टूडेंट, यहाँ भी हो जाएगा 25। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ कितना है 25, क्योंकि n की वैल्यू क्या निकाली हमने 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू 25 है, यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25। तो यहाँ 25 हो जाएगा 25/2, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 24, और इंटू में क्योंकि 25 में 1 जाएगा 24 और बट्टे में और इंटू में 2। ठीक है, तो यहाँ अगर इसको करेंगे तो 25/2 इंटू में 2, और यहाँ कितना हो जाएगा ये प्लस के 24 दूना 48। ठीक है, 24 दूना 48। तो यहाँ से अगर निकालेंगे हम, यहाँ करेंगे इसको तो 25/2 इंटू में 48 और 2 50, और 50 2 से कितनी बारी जाएगा 25 बारी। तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 इंटू 25, और बराबर होता है 25 और इंटू 25 625, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठोस में, कोई ठोस है निर्माण कार्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठोस में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। किस प्रकार है? क्वेश्चन कह रहा है कोई एक काम है, उसको अगर आप देरी से करते हो तो उस पर कुछ जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, ठेका है स्टूडेंट, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए ₹200 और दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 10 दिन का विलंब कर देता है? कितने का विलंब कर रहा है, यानी कितने की देरी कर रहा है वो? 10 दिन का अगर देरी करता है तो उसको क्या है, कितने रुपए देने पड़ेंगे। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। फोड़ेंगे क्वेश्चन को, बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, तो करेंगे इसको। तो इसे करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 15। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15 क्वेश्चन नंबर है। इससे पहले हमने चौथा किया था, हाँ वो 14वां किया था, उस पर डाला हुआ है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम हल लिखें, अगर हम हल में बात करेंगे पहले दिन के विलंब का जुर्माना कितना है? पहले दिन के विलंब का जुर्माना, पहले विलंब के दिन का जो जुर्माना है वो कितना है? 200 रुपये है। ठीक है, पहले दिन में अगर विलंब होता है तो उसका जुर्माना कितना है? 200 रुपये। दूसरे दिन के विलंब का जुर्माना कितना है? इससे 50 और अधिक है। तो लिखेंगे दूसरे दिन के
विलंब का जुर्माना कितना है? 250, 250 रुपये है। और तीसरे दिन के विलंब का जुर्माना क्या है? तीसरे दिन के विलंब का जुर्माना, तीसरे दिन का अगर विलंब होता है तो उसका जुर्माना क्या है? 300 रुपये। यानी क्या है? 50-50, प्रत्येक दिन ये 50 बढ़ाता चल रहा है। ठीक है, पहले दिन 200 था तो दूसरे दिन 250 हो गया, तीसरे दिन 300 हो गया। इसी प्रकार चौथे, पांचवें, छठे आज विलंबों के जुर्माने के लिए क्या है? जुर्माना 50 रुपये क्रमशः बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर हम चौथे, पांचवें, छठे ऐसे निकालें तो बढ़ता जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हमें क्या है? अतः कुल दिनों तक का अगर जुर्माना निकालें, अतः कुल दिनों तक का जुर्माना, अगर कुल दिनों तक का अगर हम जुर्माना निकालें तो पहले दिन क्या है? 200, दूसरे दिन क्या है? 250, तीसरे दिन 300, फिर कितना हो जाएगा? 350, 400। इसी प्रकार डॉट डॉट करके हमें कितने दिन तक जाना है? 30 दिनों तक। 30 दिनों तक, 30 दिनों तक ही तो जाना है भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे? 30 दिन के विलंब के बाद जुर्माने का अगर योगफल निकालें, ठीक है, 30 दिन के जुर्माने का अतः निकालेंगे, अतः 30 दिन के विलंब के बाद, क्योंकि उसको जो एक कार्यरत इसमें कार्य कर रहा था कर्मचारी, उसमें क्या है? 30 दिन का विलंब किया है, तो उसका पूछा गया कि उसने अगर 30 दिन का विलंब किया है तो उसका कितना जुर्माना होगा, यही तो क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, अतः निकालेंगे, अतः 30 दिन के विलंब के बाद जुर्माने का योगफल। 30 दिन के विलंब के बाद, 30 दिन के विलंब के बाद जुर्माने का योगफल, जुर्माने का योगफल। 30 दिन के बाद विलंब के जुर्माने का योगफल क्या होगा? n बराबर कितना है? 30। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? SN बराबर n/2 इंटू 2a, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, 2a प्लस n-1 और इंटू में d। ठीक है, यही होता है। तो SN, n की वैल्यू क्या है? 30 है, तो SN बराबर अगर हम निकालें SN 30, S30 की वैल्यू अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? यानी कि 30/2 इंटू 2a। अगर a का मान हम निकालें तो क्या है? a की वैल्यू क्या है? 200, तो 200 प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 30-1 इंटू डी। और d की वैल्यू क्या हुई? 200, 250 माइनस में से 200 जाएगा, यानी कि 250 में से 200 जाएगा तो 50 बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक हो जाएगी? ठीक है, अगले पेज पर करेंगे। चलो देखो, मैं आपको बता ही दूँ। देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200, और d की वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो 250 माइनस के 200, तो कितना बचेगा यहाँ? 50। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। ठीक है, हमारा ये क्या कहाँ तक लिख लिया था हमने? 30/2, और यहाँ था 2 + 2 इंटू 200 प्लस n-1, यानी कि 30-1 और इंटू में d बराबर कितना है? 50। ओके ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो 15, और यहाँ से कितना होगा? 200 इंटू 200, यानी कि 400। 200 इंटू 2, 400 प्लस यहाँ कितना बचेगा? 30 में से 1 जाएगा 29 इंटू में 50। ठीक है, तो यहाँ 15 और 400 प्लस इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45 का 5, हासिल 4, और 5 दूना 10 और 4 14, और 1 0 ये है 1450। 1450 में अगर 400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1850, यानी कि 15 इंटू क्या है? 1850।
कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या है, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई? 27,750, 27,750। तो यही तो पूछा गया, तो यही है आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 16, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को, कोई एक स्कूल है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यानी कि 7 क्या है, नगद पुरस्कार देने हैं, और राशि कितनी रखी गई है? 700 रुपये नगद राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी कि जो पहला पुरस्कार है वो 20 रुपये क्या है, दूसरे पुरस्कार से 20 रुपये कम है, ठीक है, 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? प्रत्येक पुरस्कार की वैल्यू निकालनी है कि प्रत्येक पुरस्कार कितने रुपए का है, ठीक है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 था ये, क्या है क्वेश्चन नंबर 16? तो यहां करेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना प्रथम पुरस्कार की राशि x रुपये है। पहले ये मान लेते, चलो माना प्रथम पुरस्कार केवल ये नहीं आएगा, उसकी मात्रा पुरस्कार इस प्रकार लिखा जाएगा, पुरस्कार ये नहीं है, पुरस्कार माना प्रथम पुरस्कार की राशि, प्रथम पुरस्कार की राशि, प्रथम पुरस्कार की राशि x रुपये है, ठीक है। प्रथम पुरस्कार की राशि जब x रुपये है तो ये दूसरा पुरस्कार क्या होगा, इससे 20 रुपये कम होगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया दूसरे पुरस्कार की राशि क्या है, इससे 20 रुपये कम, तो दूसरे पुरस्कार की राशि, दूसरे पुरस्कार की राशि क्या होगी, तो दूसरे पुरस्कार की राशि क्या है, x माइनस के 20 रुपये, ठीक है। माना प्रथम पुरस्कार की जो राशि है वो है x रुपये, तो 20 दूसरे पुरस्कार की राशि क्या होगी, x माइनस के 20 रुपये, ठीक है। और तीसरे पुरस्कार की राशि क्या होगी, फिर तीसरे पुरस्कार की जो राशि होगी वो क्या होगी, x माइनस के 20 तो पहले था ही, माइनस के 20 और करना है रुपए, ठीक है, ये हो जाएगी। अगर चौथा पुरस्कार अगर आप निकालोगे, चलो पहले तो इसे ही यहीं कर लेते हैं। अब माइनस के 20 और माइनस के 20 माइनस के 40, यानी कि x माइनस के 40 रुपये, ठीक है, x माइनस के 40 रुपये हो जाएगा तीसरा पुरस्कार। चौथा पुरस्कार अगर हम देखें, चौथा पुरस्कार, जो चौथे पुरस्कार की राशि क्या होगी, तीसरे पुरस्कार की क्या है, x माइनस के 40, x माइनस के 40 और इससे 20 रुपये और कम है, तो चौथा पुरस्कार क्या हो जाएगा, माइनस के 40 माइनस के 20, x माइनस के 60 रुपये। कोई दिक्कत? इसी प्रकार क्या है, देखो x माइनस के 20, x माइनस के 40, x माइनस के 60, तो पांचवा पुरस्कार क्या हो जाएगा, अगर हम निकालें पांचवा, तो पांचवा क्या हो जाएगा, x माइनस के 80, ऐसे निकालेंगे। छठा पुरस्कार अगर हम निकालें तो छठे पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी, x माइनस के 100, क्योंकि सब में क्या है 20-20 का अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा है। सातवां पुरस्कार क्या हो जाएगा, फिर तो सातवां पुरस्कार क्या हो जाएगा, x माइनस के 120 रुपये। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया सातवें पुरस्कार तक अपनी राशि, ठीक है।
अब सातों पुरस्कार देने की जो कुल राशि है वो कितनी है? 700 रुपये। कितनी है? 700 रुपये। लिखेंगे सातों पुरस्कार देने की कुल राशि, सातों पुरस्कार देने की, सातों पुरस्कार देने की कुल राशि कितनी है? 700 रुपये। यानी कि अगर मैं इस राशि को पूरी को जोड़ूं तो कितना बैठना चाहिए? 700 रुपये। समझ में आ रहा है? यानी किस प्रकार बैठना चाहिए देखो, यानी कि जोड़ें अगर हम x प्लस x माइनस के 20, ठीक है, प्लस x माइनस के 40 प्लस x माइनस के 60 प्लस x माइनस के 80 प्लस x माइनस के 100 प्लस और x माइनस के 120, x माइनस के 120। ओके स्टूडेंट, यहाँ क्या आ जाएगा? x माइनस के 120 और इसके बराबर क्या है? इसके जो बराबर आपको दे रखा है वो दे रखा है 700 रुपये। ठीक है, अगर इसको हम जोड़ेंगे 1x 2x 3x 4x 5x 6x और ये 7x, कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। इसको अगर जोड़ेंगे माइनस के 20 माइनस के 40 60 हो गया, 60 और 60 120 हो गया, 120 और ये 120 240, ठीक है, 240 यहाँ हो जाएगा और ये कितना है? 240 ये हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। देखो किस प्रकार होगा, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। इसको अगर हम खोलेंगे, चलो खोल लेते हैं इसको। देखो कितना है अपन के पास? अपने पास है x प्लस के x माइनस के 20 प्लस के x माइनस के 40 प्लस x माइनस के 60 प्लस x माइनस के 80 प्लस x माइनस के 100 प्लस x माइनस के 120 बराबर 700 आपको दिया था। ठीक है, यानी बराबर क्या है? चलो यहाँ लिख देते हैं बराबर 700। ठीक है, ये आपको दिया। तो यहाँ अगर आप इसको खोलोगे स्टूडेंट, तो यहाँ कैसे खुलेगा? ये किस प्रकार देखो, यहाँ अगर हम इसको खोलें तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ x प्लस x माइनस की 20 प्लस यहाँ खोलेंगे इसको तो x माइनस की यहाँ कितना हो जाएगा? ये माइनस की 40 प्लस x माइनस की 60 प्लस x माइनस की 80 प्लस x माइनस की 100 प्लस x माइनस की 120। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट? देखो यहाँ ये प्लस प्लस का x है, ये x, एक ये x, एक ये और एक ये 1 2 3 4 5 6 7x, ये प्लस का हो जाएगा 7x। ठीक है, अब माइनस का क्या बचेगा? देखो यहाँ कितना है स्टूडेंट? ये 20 है माइनस के 40 है, कितना हो जाएगा? 60 और 60 120, 60 और 60 120 और 120 और 80 अगर जोड़ेंगे हम, 120 और 80 200, 120 और 80 कितना हो जाएगा? यहाँ 200 होगा ना, 200 और 100 300, 300 और 120 यानी कि 420। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 420 और बराबर क्या है? 700। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू निकालें तो ये माइनस का इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 7x बराबर 700 प्लस के 420। तो 7x बराबर ये यहाँ कितना हो जाएगा? 1120
1120। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x बराबर 1120/7। ठीक है, x बराबर 1120/7। तो अगर 11 से इसमें अगर आप भाग दोगे तो कितनी बारी जाएगा, भाग जाएगा 16 बारी। 16 में 7 112 होता है और 1 0 ये है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ x बराबर आ जाएगा 160। x की वैल्यू क्या है 160। अर्थात प्रत्येक पुरस्कार की राशि इस प्रकार से होगी, यानी कि पहला पुरस्कार क्या है 160 लिखेंगे। अतः प्रत्येक पुरस्कार की राशि कैसे होगी, यानी कि ये कितना है 160 पहला, इससे 20 रुपये कम है 140, इससे 20 रुपये कम 120, इससे 20 रुपये कम 100, इससे 20 रुपये कम 80, इससे 20 रुपये कम 60 और इससे 20 रुपये कम 40। तो हो गए ना 7 पुरस्कार, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार आपको ये राशि निकालनी थी। ये है आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। एक स्कूल के विद्यार्थी हैं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या है, उन्होंने अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, उदाहरण तक कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। और क्वेश्चन में क्या है, और है क्वेश्चन में 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा, यानी कि ये कहाँ तक किया जाएगा आपका 11th तक, यानी कि 12 तक किया जाएगा। ठीक है, कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के क्या है 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, यानी इस स्कूल के विद्यार्थियों ने कुल कितने पेड़ लगाए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक आप उसने बताया है। ठीक है, तो करेंगे, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन में कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़, लेकिन एक कक्षा में कितने अनुभाग हैं 3। क्या है, कक्षा 1 में कितने अनुभाग हैं 3। तो कक्षा लिखेंगे हल में, क्वेश्चन में बोला गया एक कक्षा में कितने अनुभाग हैं 3 हैं। तो कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़, कक्षा 1 के द्वारा, यहाँ 1 है, ये कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़, कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ कितने होंगे, यानी कि 3 अनुभाग हैं और 1 पेड़ लगाता है प्रत्येक। तो कितने हो जाएंगे, कक्षा 1 में कितने पेड़ लगेंगे 3 पेड़ लगेंगे। ऐसे ही कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़, कक्षा 2 के द्वारा, कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ कितने होंगे, कक्षा 2। कक्षा 2 में भी कितने 3 अनुभाग हैं, यानी कि 3 × 2 पेड़ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यानी कि ये कितना पेड़ लगाएगा कक्षा 2 6 पेड़ लगाएगा। ऐसे ही देखेंगे कक्षा 3,
कक्षा जो 3 है, ये वाली कक्षा 3 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़, तो 3 के द्वारा यानी कि 3 अनुभाग हैं तो 3 ही पेड़ लगाएंगे, तो कितना पेड़ लगेंगे? 9 पेड़। ठीक है, 9 पेड़ लगाए जाएंगे। ऐसे ही कक्षा 4 का अगर हम निकालें, कक्षा 4 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़, तो कक्षा 4 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ कितने होंगे? 3 अनुभाग है प्रत्येक कक्षा में, और कक्षा कितने पेड़ लगा रहा है? 3 × 4 बराबर 12 पेड़ लगेगा इसमें। ठीक है, इसी प्रकार हमें कहाँ तक जाना है? कक्षा 12 तक जाना है। जाना है कि नहीं जाना है? इसी प्रकार कक्षा लिखेंगे इसी प्रकार कक्षा, स्टूडेंट ये कक्षा कितना है? कक्षा कितने तक जाना है? 12 तक। कक्षा 12 तक लगाई गई, कक्षा 12 तक पेड़ लगाए जाएंगे, तो निम्न प्रकार किस प्रकार लगाए जाएंगे? इससे ऐसे लिखते हैं, लगाए पेड़ लगाए जाएंगे। इसी प्रकार कक्षा 12 कक्षा 12 तक पेड़ लगाए, तक पेड़, यहाँ से फिर ये स्टार्ट है। कक्षा 12 तक पेड़ लगाए जाएंगे। किस प्रकार लगाए जाएंगे? तो सबसे पहले कितना आ रहा है? 3, फिर 6, फिर 9, इसी प्रकार 12, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे इसमें? जिसका प्रथम पद अगर हम माना तो इसका प्रथम पद क्या होगा? जिसका प्रथम पद a बराबर कितना है? 3 है। अगर हम d निकालें तो d कितना होगा? दूसरा पद कितना है? 6 - 3, यानी कि d की वैल्यू कितना आ जाएगी? 3। ठीक है, यानी d बराबर भी 3 है और a बराबर भी 3 है। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? बोलो, अरे कोई दिक्कत है? नहीं है ना? क्या करेंगे आप देखो, तथा कुल कक्षाओं अर्थात पदों की संख्या कितनी है? कक्षा पद कितने हैं? 12 पदों तक का ही तो योगफल निकालेंगे। तथा यहाँ लिखेंगे तथा कुल कक्षाओं की संख्या कितनी है? 12। यानी 12 पदों तक ही तो योग ज्ञात करना है आपको, तो लगा लें। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है अपना? यहाँ करेंगे तो SN बराबर क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × d, इस प्रकार होता है। SN n की वैल्यू कितनी है? 12 है। अरे 12 पदों का योगफल ही तो निकालेंगे। 12 पदों का योगफल, तो 12 पदों का जो योगफल होगा वो क्या होगा? SN बराबर ये फॉर्मूला होता है, यानी कि S12 बराबर क्या है? n/2, यानी कि 12/2 2 × a। a की वैल्यू क्या है? 3 है, प्लस n - 1 × d, यानी n कितना है? 12 - 1 × d, और d की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ 12 से 2 से कितनी बारी जाएगा? 6 बार। 6, और यहाँ कितना बचेगा? 3 दूना 6, और प्लस के यहाँ कितना बचेगा? 11 × 3, तो 11 × 33, 6 × 11 × 33 और प्लस 6, 33 + 6 कितना हो जाएगा? 39। 6 × 39, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 आएगा। यानी टोटल पहले कितने लगेंगे? 234 होगा स्टूडेंट, 234।
बोला 234 है लेकिन लिखा है कितना 243। ओके स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा आंसर आपका 234 पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। इसका देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 देख लें इसका। चलो क्वेश्चन नंबर करेंगे 18 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ओहो, क्वेश्चन नंबर 18 है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 ये है, तो इसको किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, केंद्र क्या है, ए है। ठीक है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हैं। केंद्र क्या है, ए और बी को लेते हैं, बारी बारी से लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति 5.4, ये जो आकृति है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। और पाई की वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 22/7। बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करेंगे इसको। तो क्वेश्चन को करेंगे सबसे पहले क्या, देखो सबसे पहले इसमें करेंगे हम, अच्छा दिया क्या है हमें, पहले तो बना लेते हैं ये सर्पिल क्या है। सर्पिल जो है, नीला पेन कहाँ है, तो सर्पिल क्या है इसका, देखो एक ये बनाया गया है, किस प्रकार बनाया गया है, इस प्रकार और इस प्रकार ये सर्पिल बनाया गया है। ठीक है, जहां ये क्या है तुम्हारा, यहां केंद्र है ए, ये के क्या है, केंद्र है ए, यहां से क्या है, रेखा खींची गई है इस प्रकार। ठीक है, तो ये क्या है, अर्धगोले बनने हैं, एक अर्धगोला ये बना, एक अर्धगोला ये बना, फिर एक अर्धगोला ये बना, फिर एक अर्धगोला ये बना, इसी प्रकार क्या है, गोला चलता गया है। ठीक है, तो ये ए है और ये पॉइंट को मान लेते हैं बी, ये बी तो है। ठीक है, अब देखेंगे हल में, लिखेंगे हल। हल में क्या करें, पहले दूसरे तीसरे चौथे आधे अर्धवृत्तों की त्रिज्या क्रमशः कितनी कितनी दे रखी है हमें, पहले दूसरे तीसरे और चौथे आध अर्ध वृत्तों की त्रिज्याएं, आध अर्ध वृत्तों की त्रिज्याएं, आध अर्ध वृत्तों की त्रिज्या क्या दे रखी है हमें क्रमशः, ये तो क्वेश्चन में दे रखी है ना, 0.5, उसके बाद में क्या है, 1 है एक, उसके बाद में है 1.2 सॉरी 5, 1.5। ठीक है, और क्या है, एक है 2 सेमी, 2 सेमी आध, क्या दे रखा है, 2 सेमी। ये दे रखी है पहली त्रिज्या 0.5, फिर 1, फिर 1.5 यानी कि 1.5, फिर 2, इस प्रकार आपको त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, अगर हम करें उपयुक्त कथन से प्राप्त श्रेणी क्या बन सकती है, तो यहाँ अगर हम लिखें, ये कथन है, उपयुक्त अगर कथन से प्राप्त करें हम एक श्रेणी, कथन से
प्राप्त श्रेणी। प्राप्त श्रेणी क्या हो सकती है हमें, यानी कि 0.5, 1, 1.5 और ये है 2। इस प्रकार ये श्रेणी चलती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पहला पद निकालें, यानी कि प्रथम पद अगर निकालें, ए बराबर कितना हो जाएगा 0.5। ये ए की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू निकालें सार्वंतर, सार्वंतर अगर निकालोगे तो 1 में से क्या है, कितना घटाना पड़ेगा, 1 में से 0.5, तो बचेगा कितना 0.5, यानी कि डी की वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ लिखेंगे डी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी 0.5, ए की वैल्यू भी 0.5 और डी की वैल्यू भी 0.5, क्योंकि 0.5 का ही अंतर है, सारे उसमें 0.5 का ही अंतर तो है। ठीक है, अब लिखेंगे कुल अर्धवृत्त पदों की संख्या कितनी है 13, तो यहाँ लिखेंगे कुल अर्धवृत्तों की संख्या, अर्धवृत्तों कुल अर्धवृत्तों की संख्या, अर्धवृत्तों की संख्या कितनी है, n बराबर 13। यही तो अर्धवृत्त है, यानी n बराबर कितना दिया है 13। क्वेश्चन में बोला गया 13 वृत्त बनने हुए हैं। करेंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, क्वेश्चन में अर्धवृत्तों की संख्या कितनी है 13 दी गई है। अगर अब यहाँ से हम मान निकाला a13 का, a13 क्या होगा हमारा, अगर a13 यानी an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है अपन का a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, ये होता है। ठीक है, तो n बराबर कितना है 13, अगर a13 निकालें तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू n माइनस 13, यानी n कितना है 13 माइनस की 1 और इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है 0.5। कोई दिक्कत, यहाँ से अगर हम निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से ये कितना निकल के आएगा हमारे पास, ये हमारे पास जो है निकल के आएगा 0.5 इंटू में 13 में से 1 जाएगा 12 इंटू में 0.5। ठीक है, जब a13 का मान अगर यहाँ निकालेंगे हम, तो ये अगर यहाँ इसका मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा, आधा और आधा का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 12 में तो कितना हो जाएगा 6 में जोड़ेंगे 0.5, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 प्लस, यानी प्लस है स्टूडेंट, ये प्लस है, प्लस यहाँ भी प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा 6, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6.5, यानी कि ये a13 की वैल्यू है 6.5। ठीक है, ये है a13 की वैल्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, परिधियाँ क्या दे रखी है, अगर परिधि हम निकालें तो पाई आर, ये क्या दे रखा है आपको पाई r1, अर्ध परिधि क्या है 2 पाई, पूरी परिधि क्या होती है 2 पाई r। अगर गोले की हम अर्ध, देखो पूरी जो गोले की जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, लेकिन हमारे पास तो अर्धवृत्त बने हुए हैं ना, पूरे वृत्त की जो परिधि है वो होती है 2 पाई r। अगर हम निकालें अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी पूरे की 2 पाई r बटे 2, तो 2 से 2 जाएगा, कितना बचेगा पाई r। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होगी पाई r। ठीक है, वृत्त की परिधि किस प्रकार हमें 13 तक लेके जाना है, क्योंकि परिधि भी तो 13 ही होगी ना, तो पहली क्या होगी पाई r1, पाई r2, पाई r3, इसी प्रकार लेते चलने हैं हमको कितने तक पाई r13 तक, पाई r13 तक। ठीक है, इसी प्रकार लेके चलना। अगर हम कुल लंबाई अगर इसकी देखें, टोटल अगर कुल लंबाई निकालें यहाँ, अतः कुल लंबाई, तो कुल लंबाई क्या होगी, अगर हम कुल लंबाई अगर इसमें जोड़ेंगे तो पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक पहुँचना है पाई
13 तक। ठीक है, तो यहाँ तक अगर इसको अगर हम जोड़ें तो पाई अगर हम कॉमन ले लेंगे, पाई क्या आ गया कॉमन, तो पाई कॉमन ले लिए तो क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट कर कितने तक R13 तक। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। और जो R का जो हमें वैल्यू दे रखा है, R का जो प्रत्येक R का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, R1 का मान कितना है 0.5, R2 का मान कितना है 1 है और R3 का मान कितना है 1.5। ठीक है, इस प्रकार इसमें लगाएंगे तो पाई R1 की वैल्यू कितनी है 0.5 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस R3 की वैल्यू कितनी है 1.5। ठीक है, प्लस डॉट 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 यानी R13 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 6.5। ठीक है, ये होगी अपनी R की वैल्यू। तो R की वैल्यू ये है, अगर यहाँ से हम इसका मान निकालें स्टूडेंट तो यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये कितना है 6.5। तो अगर इसको आप अगर करोगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे तो यहाँ पाई अगर निकालें हम तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये पाई ये है। ठीक है, तो यहाँ ये कितना बचेगा यानी कि 13/2, 13/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 6.5। ठीक है, 0.5 प्लस 6.5, क्योंकि अगर हम निकालेंगे n/2 a प्लस के l से, क्या है ये हमने क्या किया है यहाँ पे, अगर हम निकालें Sn की वैल्यू तो ये Sn की वैल्यू क्या होती है n/2 और क्या है a प्लस के l। तो अंतिम पद क्या है हमारे पास, ये है और प्रथम पद ये है। ठीक है, और 13 पद क्या है n/2, तो ये सूत्र हमारा काम करेगा कि नहीं। ठीक है, Sn बराबर n/2 और a प्लस के l कोष्टक में, तो l की वैल्यू क्या है, अंतिम पद कितना है ये है हमारे पास, और n की वैल्यू क्या है 13 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो पाई और यहाँ कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 6.5 और 0.5 7 हो जाएगा, यानी कि 13/2 इंटू में 7। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको निकालोगे स्टूडेंट तो पाई का अगर वैल्यू रखें हम 22/7 इंटू में 13/2 और इंटू में 7। ठीक है, तो 7 से 7 जाएगा और ये 2 से कितनी बार जाएगा 11 बार, तो 11 इंटू 13 अगर करेंगे 11 इंटू 13 तो 11 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 13 करेंगे तो 143, यानी आपका आंसर क्या आएगा 143। तो क्या करेंगे, अतः सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी 143 सेमी होगी। यहाँ लिखेंगे अतः सर्पिल की कुल लंबाई की कुल लंबाई सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी 143 सेमी होगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा, एक बार और देख लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार है, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें बोला गया है 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में एक प्रकार रखा जाता है, यानी कि 20 लट्ठे हैं, 20 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है, सबसे नीचे वाली पंक्ति क्या बोला गया है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए इस प्रकार आपको बताया गया है। देखो ये लट्ठे हैं, यानी कि सबसे नीचे वाली में 20 लट्ठे हैं, उससे ऊपर वाली में फिर एक लट्ठा कम है यानी कि 19 लट्ठे हैं, फिर उससे ऊपर वाली में 18 लट्ठे हैं यानी कि उससे भी एक कम लट्ठा है। इस प्रकार आपका जो है पंक्ति ये क्या है, लट्ठों की चलती जा रही है। ठीक है, देखो 200 लट्ठे हैं, 20 नहीं स्टूडेंट,
200 लट्ठे हैं, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, यानी कि पूरे जो इसमें ये जो ढेर है इसमें टोटल जो लट्ठे हैं वो कितने हैं, 200 लट्ठे हैं। 200 लट्ठों को इस प्रकार रखा गया कि जो पहले नीचे वाली जो पंक्ति है, ये वाली पहली जो नीचे वाली जो ये जो पंक्ति है, इसको ये वाली जो पंक्ति है ना, पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे हैं। उसी से फिर जो थोड़ी ऊपर आओगे फिर आपको 19 लट्ठे मिलेंगे, फिर उससे ऊपर आओगे 18 लट्ठे मिलेंगे, फिर उससे ऊपर आओगे 17 लट्ठे मिलेंगे, फिर उससे ऊपर आओगे 16 लट्ठे मिलेंगे, फिर उससे ऊपर आओगे 15 लट्ठे मिलेंगे। इस प्रकार आपको नीचे से क्रम क्या है, घटता जा रहा है ऊपर आने पर, ठीक है। लेकिन पहली जो नीचे वाली पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हैं। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। कितना सिंपल और कितना शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये सिर्फ पूछा गया है कि जो पहली जो पंक्ति होगी, नंबर जो पहला होगा ऊपर से, उसमें कितने जो है लट्ठे होंगे पहली पंक्ति में, और टोटल जो लट्ठे होंगे पूछा गया 200 लट्ठों कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, यानी कि टोटल जो पंक्ति बनेगी ऊपर से नीचे तक वो कितनी पंक्ति बनेगी, और जो पंक्ति बनेगी उसमें ऊपर वाली जो पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, राइट। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, देखेंगे इसको, फोड़ेंगे क्वेश्चन को किस प्रकार। तो फोड़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 सबसे पहले फोड़ने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है ये, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार ही हम कार्य करेंगे, प्रश्न के अनुसार ही चलेंगे। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रथम जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे हैं, यानी कि प्रथम जो पंक्ति है लिखेंगे प्रथम पंक्ति में लट्ठे, प्रथम पंक्ति में लट्ठे कितने हैं, 20। दूसरी पंक्ति में लट्ठे यानी कि द्वितीय पंक्ति में लट्ठे, जो दूसरी पंक्ति है उसमें लट्ठे कितने हैं, इससे एक कम है यानी कि 19। इसी प्रकार देखेंगे तीसरी पंक्ति में लट्ठे यानी कि तृतीय पंक्ति में लट्ठे कितने हैं, 18। ऐसे देखेंगे चौथी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, फिर चौथी पंक्ति में लट्ठे कितने होंगे, 17, ठीक है। इसी प्रकार चलता जाएगा। अतः यह एक श्रेणी का रूप लेगा जो निम्न है, इस प्रकार लिखते हैं इसको। अतः यह एक श्रेणी का रूप बनेगा। अतः ये एक श्रेणी का रूप ही तो बन जाएगा। इस प्रकार करेंगे 20, 19, 18, 17 ऐसे करके चलती जाएगी, ठीक है। जिसका अगर प्रथम पद हम निकालें, जिसका प्रथम पद जो होगा यानी कि a बराबर 20, a बराबर क्या है 20। अगर d सार्वंतर निकालें, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 19 माइनस के 20 बराबर माइनस के 1, यानी कि d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस के 1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, ठीक है। ये हो जाएगी d की वैल्यू। माना पंक्तियों की संख्या n है, लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या n है, ठीक है। माना पंक्तियों की संख्या क्या है, n है।
तो माना पंक्तियों की संख्या n है, तो n पदों का योगफल कितना दे रखा है उसने, 200 दे रखा है ना, यानी कि n पदों का योगफल कितना है, 200। यानी n पदों का जो योगफल है वो कितना है, 200। यानी कि Sn की वैल्यू है ये, यानी कि Sn बराबर कितना है, 200। ठीक है, Sn बराबर 200 है। तो लगाएं उस फॉर्मूले को अपना। Sn बराबर क्या होता है, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में d। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो यहाँ 200 है, n/2, n की वैल्यू तो निकालनी है, यानी कि n/2 यहाँ हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 20 है, प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, -5। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगी। तो यहाँ करेंगे 200 बराबर n/2, यहाँ कितना हो जाएगा 40, प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस के n और प्लस के 1। ठीक है, तो यहाँ से इसको खोलेंगे, यानी कि 200 बराबर n/2 40, तो इसको खोलेंगे तो माइनस के n और प्लस के 1। ठीक है, तो 40 प्लस के 1 41, तो 200 n/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 41 माइनस के n। ठीक है, 41 माइनस के n। अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू निकालूँ, सिर्फ इतने की वैल्यू n इंटू में इसकी, तो ये कहाँ, 2 इधर चल पहुँच जाएगा, 2 इधर पहुँच जाएगा। यानी कि अगर मैं निकालूँ n इंटू 41 प्लस के, सॉरी माइनस के n इंटू 41 माइनस के n बराबर 200 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 400। ठीक है, ये 400 हो जाएगा। अगर हम यहाँ करेंगे इसको, अगला नेक्स्ट पेज लेते हैं स्टूडेंट, तो n इंटू 41 माइनस n इंटू 41 माइनस n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 200 का 400। ठीक है, 200 का कितना हो जाएगा, यहाँ 400 हो जाएगा। इसको किस प्रकार कर सकते हो आप, इसको अगर करोगे तो यहाँ n का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 41n माइनस के n² बराबर 400। ठीक है, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ, पक्षांतर करूँ इसका, तो 41n माइनस के n² और माइनस के प्लस का 400 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से ये क्या बन गया, समीकरण। इसको अगर समीकरण को सीक्वेंस में लिखेंगे तो माइनस के n² प्लस के 41n और माइनस के 400 बराबर 0। इसको और भी सरल करेंगे, अगर माइनस में कॉमन ले लूँ तो माइनस यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा n² माइनस के 41n और ये प्लस का है, ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस के 400 बराबर 0। तो ये माइनस 0 के पास पहुँच जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा n² माइनस के 41n और प्लस के 400 बराबर 0। ओके, ये आपका समीकरण बन गया। ठीक है, ये आपका समीकरण बन गया। अब इसको इस प्रकार तोड़ना है। पहले तो करेंगे हम फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट इंटू लास्ट करोगे स्टूडेंट, तो यहाँ कितना हो जाएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट करोगे 400 का मल्टीप्लाई n में करोगे तो 400n के, यानी आपको इस 41 को इस प्रकार तोड़ना है। आप इसका मल्टीप्लाई करो, 2 पदों में इस प्रकार तोड़ना है। अगर उन 2 पदों का आप मल्टीप्लाई करो तो 400n² आना चाहिए। अगर आप उसको जोड़ें या घटाएं तो 41n आना चाहिए। ठीक है, इसको आप किस में तोड़ सकते हो, कुछ आ रहा है याद? यानी कि 25 और 16 अगर जोड़ोगे तो 41 हो जाएगा, और 25 इंटू 16 करोगे तो 400 हो जाएगा। बोलो बात सही है, बोलो बात सही है। तो यहाँ कर लेंगे हम n² और यहाँ करेंगे माइनस के 25n और माइनस के 16n, क्योंकि माइनस के 41 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 400 बराबर 0। यहाँ एक तो ये हो गया और एक ये बन गया।
तो यहाँ से n अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर, n माइनस के 25। यहाँ से अगर मैं 16 कॉमन ले लूँ माइनस की, तो अंदर क्या बचेगा, n और माइनस के 25 बराबर 0। एक क्वेश्चन में n माइनस के 25 कॉमन आ जाएगा और एक क्वेश्चन में क्या बचेगा, n माइनस के 16 बराबर 0। अब दोनों ही वैल्यू हैं, दोनों ही वैल्यू क्या है, आ रही हैं। तो अब देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा। तो यहाँ अगर निकालेंगे हम n माइनस के 25 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, यहाँ से अगर निकालें n माइनस के 16 बराबर 0, n बराबर 16। ठीक है, n बराबर 16। n बराबर 25 क्या है, असंभव है, क्योंकि लट्ठों की संख्या 200 ही तो है। n बराबर 25 तो हमारा हो नहीं सकता। ठीक है, n बराबर 25 कर देंगे तो कैसे कम चलेगा फिर, क्योंकि लट्ठों की संख्या क्या है, 200 है। तो क्या करेंगे हम, n का वैल्यू कितना मानेंगे, 16, यानी कि अतः n 16 से करेंगे तो करेंगे n बराबर 16 से, इससे करेंगे। ठीक है, n बराबर 25 नहीं हो सकता, तो करेंगे a 16 की वैल्यू अगर निकालेंगे हम, क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से a 16 अगर हम निकालेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, 20 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 16 माइनस के 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या है, माइनस के 1। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा 20 प्लस के, यहाँ कितना बचेगा जी, 15 बचेगा। तो 15 और माइनस के 1 तो माइनस के, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का, माइनस के 15। तो यहाँ अगर इसको करेंगे तो 20 माइनस के 15, तो 20 माइनस के 15 बराबर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, 20 माइनस के 15 क्या आ जाएगा, 5। तो अतः कुल पंक्तियों की जो संख्या है वो क्या है, 16 है, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में जो लट्ठे होंगे वो कितने होंगे, 5। ठीक है, क्योंकि n बराबर क्या है, वो n बराबर 16 है, यानी कि टोटल कितनी पंक्तियां होंगी, कुल पंक्तियों की संख्या तो हमने निकाल ली, 16 होंगी। ये n बराबर क्या है, ये कुल पंक्ति तो है, n बराबर क्या है, 16। और ऊपरी जो पंक्ति में अगर हम देखें, क्योंकि हमें क्या 16 वाली पंक्ति निकालनी है, n बराबर 16 वाली पंक्ति, n बराबर 16 यानी कि 16 पंक्ति होंगी, ऊपरी पंक्ति निकालनी है, यानी कि n 16 निकालना है, a 16 ही तो निकालना है, a 16 निकालेंगे तो कितना आ गया, a 16 5। तो लिखेंगे अतः कुल पंक्तियों की संख्या, अतः कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है, 16। अतः कुल पंक्तियों की 16, और सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, यहाँ लिख देंगे, और सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है, तो यहां करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें बोला गया है, एक आलू दौड़ में प्रारंभ के स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। ठीक है, एक आलू दौड़ में प्रारंभ के स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। तो क्वेश्चन दिखाइए कि ये तो आकृति दे रखी है, ये रही, ये आकृति है। ठीक है, तो क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है,
उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी? यानी कि कोई एक प्रतियोगिता हो रही है, उसमें बात चल रही है, प्रतियोगिता हो रही है, यानी जगह जगह पर आलू रखे हुए हैं इस प्रकार, और ये भाग करके प्रत्येक बाल्टी में डाल के आना है इसको। ठीक है, यहाँ से उठा के फिर इस बाल्टी में डाल के आएगी, फिर इसको, और प्रत्येक की जो दूरी है वो कितनी है? 3-3 मीटर की दूरी पर लगे हुए हैं आलू। ठीक है, यहाँ से उठाया इसने आलू, फिर इसमें डाल के आई, फिर उठाएगी, फिर डाल के आएगी, फिर उठाएगी, फिर डाल के आएगी, फिर उठाएगी, फिर डाल के आएगी, इस प्रकार ये उठा रही है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि उसको टोटल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो संकेत में और दे रखा है इसने, पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने पर दौड़ी गई दूरी, ये संकेत दे रखा है। ठीक है, तो बड़ा ही मजेदार है, करेंगे मजेदारी से। तो मजेदार क्वेश्चन मजेदारी से ही करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपने फिगर तो देख ही लिया है, यानी कि क्या है, ऐसे करके फिगर बना हुआ था, लड़की क्या थी, उसमें प्रत्येक बार आलू डाल के आ रही थी। ठीक है, तो अगर हम देखें हल में, सबसे पहले लिखेंगे इसका हल। तो सबसे पहले इसका अगर हल करेंगे तो हल में करेंगे सबसे पहले हम, पहले आलू की बाल्टी से दूरी कितनी थी, यानी कि हल में करेंगे, पहले आलू की तो दूरी ज़्यादा है, 5 मीटर बोला था उसने। ठीक है, पहले आलू की बाल्टी से दूरी, हल में है पहले आलू की बाल्टी से दूरी, पहले आलू की बाल्टी से दूरी, यानी कि पहला आलू जो था वो बाल्टी से कितनी दूरी पर था? 5 मीटर की दूरी पर। ठीक है, 5 मीटर की दूरी पर था पहला आलू। अब क्या है, दूसरी, तीसरी, चौथी तथा अन्य स्थितियों में प्रत्येक से 3 मीटर अधिक दूरी पर है कि नहीं है? तो क्या है, अब दूसरी लिखेंगे, अब दूसरी, तीसरी, चौथी, दूसरी, तीसरी, चौथी तथा अन्य स्थितियों में प्रत्येक से अन्य स्थितियों में प्रत्येक से, अन्य स्थितियों में प्रत्येक से 3 मीटर अधिक दूरी पर है। 3 मीटर अधिक दूरी पर है। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला गया है, 3 मीटर अधिक दूरी पर है। 3 मीटर अधिक दूरी पर है तो अतः इसकी श्रेणी क्या बनेगी? अतः श्रेणी निम्न प्रकार होगी, लिखेंगे अतः श्रेणी निम्न प्रकार होगी। श्रेणी निम्न प्रकार क्या होगी? यानी कि पहली दूरी क्या 5 है, 5 बाल्टी, पहला जो आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर है, फिर 3 3 3 3 ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? फिर 3 3 3 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, प्रत्येक बार क्या है 3 3 3 दिन बढ़ा जा रहा है। यानी कि पहली दूरी जो थी वो थी 5, फिर 3 बढ़ गया, यानी कि 5 प्लस के 3, फिर 3 बढ़ गया, यानी कि 5 प्लस 3 प्लस 3, फिर 3 बढ़ गया, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, इस प्रकार ही तो बढ़ता चल रहा है ना, ऐसे करके वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एक बार पुनः वह बाल्टी से चलकर आलू को उठाती है, एक बार पुनः बाल्टी से चलकर आलू को उठाती है कि नहीं उठाती है? बाल्टी से चलती है तो आलू उठा के लेके आएगी, तथा वापस आकर उसे बाल्टी में डाल दिया, अतः उसे 2 गुनी दूरी चलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब मानते हो कि नहीं? कि एक बार जाती है फिर आती है, फिर जाती है फिर आती है, तो डबल दूरी चल रही है कि नहीं चल रही है? वो चल रही है ना। तो डबल दूरी अगर वो चल रही है तो डबल दूरी किस प्रकार होगी? देखो, तो यहाँ पहले ये कितना होगा 5,
यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 14। ठीक है, इस प्रकार वो चलती जा रही है। तो प्रत्येक बार क्या है, उसको वापस आना पड़ रहा है, यानी डबल बार उसको राउंड लगाना पड़ रहा है। तो अगर मैं इसमें बराबर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार उसको क्या है, दोगुना चलना पड़ रहा है उसको। ठीक है, तो 2 बार जाएगी, यानी कि 10 चलेगी, फिर 16 चलेगी, फिर 22 चलेगी, फिर इस प्रकार 28 चलेगी। इस प्रकार आने जाने की दूरी टोटल हो जाएगी। इस प्रकार श्रेणी बनेगी आपकी। ठीक है, अगर 2 करोगे तो चूंकि दोगुना चल रही है, मानते हो कि नहीं मानते हो। तो जिसका अगर प्रथम पद हम अगर निकालें तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद जो होगा वो होगा 5। ठीक है, सारवंत अगर डी निकालें, तो दूसरा पद क्या है, 8 माइनस के 5 बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी कि डी बराबर 3 है। और ए बराबर ये निकल गया है, प्रथम पद क्या है ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए बराबर 5 और डी बराबर 3, और एन बराबर कितना है 10 हो जाएगा, एन बराबर 10। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 10 आलुओं को उठाने में कुल चली गई दूरी का योगफल निकालेंगे। अब 10 आलुओं को उठाने में 10 आलुओं को उठाने में कुल चली गई दूरी का योगफल, चली गई दूरी का योगफल। कुल चली गई दूरी का योगफल कैसे निकालेंगे, यानी कि 2 तो हमारा ऑलरेडी पहले से ये है, ये इंटू में। ठीक है, तो यहाँ अगर करेंगे तो n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू में d। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, यही होता है। ठीक है, जो यहाँ तक ये हो जाएगा 2 हमारा मल्टीप्लाई में रहेगा क्योंकि दुगना चल रहा है। ठीक है, n/2, n की वैल्यू क्या है 10 है, यानी कि 10/2 यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि 2 इंटू 5 प्लस n-1 यानी कि 10 -1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो यहाँ से ये कितनी बारी जाएगा 5 बारी जाएगी, 2 5, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 5 दूना 10 प्लस यहाँ कितना बचेगा 9, और 9 तिया 27। ठीक है, 9 तिया 27। अब क्या करेंगे, अगर इसको जोड़ेंगे आप तो 2 यहाँ और 5, ये कितना हो जाएगा 27 और ये 10 37, यानी कि 5 इंटू में 37। तो 5 इंटू में 37 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 5 इंटू में अगर 37 करेंगे तो 5 दूना ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 5, तो इसका अलग है ना, ये इस प्रकार। ठीक है, ये इस प्रकार ही तो है, तो ये अलग है 5, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस प्रकार कोष्टक लगा हुआ है इस पर। ठीक है, ये अगले कोष्टक में था, इस प्रकार कर लो, चलो ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो 5 दूना 10, तो 10 इंटू में 37, तो 10 इंटू में 37 करोगे तो कितना आ जाएगा 370। ये होगा आपका आंसर। तो लिखेंगे अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दूरी तय करनी होगी। यहाँ लिख देता हूँ, अतः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दूरी तय करनी होगी, दूरी तय करनी होगी। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। और आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस प्रश्नावली को समाप्त हो गई आपकी ये प्रश्नावली। अब एक प्रश्नावली और बची है इसमें,
प्रश्नावली 5.4 और वो है ऐच्छिक, यानी इसमें क्या है ऐच्छिक प्रश्नावली बची है, प्रश्नावली 5.4, उसको देखेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में।